नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। सुप्रिया सूले ने रिजर्वेशन की पॉलिसी को रिविजिट करने की बात जो की है, उसने एक नई डिबेट शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा चर्चा होने लगी है और लोग इसको ट्रेंड करने और फलाना ढिमका की बात कर रहे हैं। इसके कई पक्ष हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक के बाद एक। पहली बात ये कि क्या सुप्रिया सूले ने ऐसा कहा है कि रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं कहा है। सुप्रिया सूले ने ये कहा है कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, और जो लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा ले चुके हैं या जो ज़रूरतमंद नहीं हैं, क्या उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने किसी दूसरे का उदाहरण देने की बजाय अपना उदाहरण दिया कि क्या उनका बेटा रिजर्वेशन डिजर्व करता है, जबकि उनके पिता पढ़े लिखे हैं, उनके संपन्न हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, संपन्न हैं, और उनके बच्चे मुंबई के बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं। तो क्या अगर उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट या कोई उनसे ज़्यादा ज़रूरतमंद किसी महाराष्ट्र के गांव का बच्चा है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? इसमें तो कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो रिजर्वेशन को लेकर के दावा किया जाता है, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर ये जो रिजर्वेशन के दावा करने वाले लोग हैं, जो ये कहते हैं कि ये भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। निश्चित तौर पर अधिकार हो सकता है, भीख बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो संविधान बनाने वाले लोग थे, चाहे वो मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू हों या जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर साहब हों, उन लोगों ने भी रिजर्वेशन को 10 साल के लिए निर्धारित किया था। अब ये 10 साल से बढ़ के 75 साल होने को है। उस पर कोई जो उसका उद्देश्य था, क्या वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ये हो गया दूसरा मसला। तीसरा मसला जो सुप्रिया सूले ने कही है उसी से जुड़ा हुआ है। रिजर्वेशन की 2 कैटेगरीज हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जातिगत आरक्षण है। उसमें शेड्यूल कास्ट की बहुत सारी जातियां हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब की बहुत सारी जातियां हैं। अब इसमें भी विरोध है। जैसे पश्चिम की कुछ जातियां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उदाहरण के तौर पर बताने की कोशिश करता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जातियां हैं जो न केवल दबंग हैं बल्कि संपन्न भी हैं। उनके पास जमीन है। विशेष रूप से जाटो समुदाय जो है वो बहुत मजबूत है। अगर ईस्ट उत्तर प्रदेश में जाएं तो जो सोनकर समुदाय है वो काफ़ी मजबूत है, पासी काफ़ी मजबूत है। लेकिन और बहुत सारी दलित जातियां बहुत कमज़ोर हैं। अब होता ये है कि सारा का सारा आरक्षण जो है वो इसी तरह के जो मजबूत लोग हैं वो लेके जाते हैं, और जो गरीब वर्ग है इसी समाज का वो वंचित रहता है। तो क्या अगर सुप्रिया सूले ये कह रही हैं कि ये जो वंचित लोग हैं उनको एकोमोडेट करने की ज़रूरत है, क्या रामविलास पासवान के लड़के को आरक्षण की ज़रूरत है, या किसी ऐसे दलित नेता को आरक्षण की ज़रूरत है जो 4 बार का एमपी रहा हो, कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, चाहे किसी प्रदेश सरकार में हो, चाहे जिस सरकार में हो, दूसरा ये हो। अब जो दूसरी कैटेगरी है आरक्षण की वो है ओबीसी की। ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसमें कास्ट कहीं नहीं है। अब ये जो ओबीसी है, ओबीसी का रिजर्वेशन है जो ये मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर हुआ। अब ये रिकमेंडेशन जो है बीपी मंडल जो है उनकी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुआ, जिसको इंदिरा जी ने नहीं लागू किया। बाद में वीपी सिंह ने जब देवीलाल ने एक रैली की और उनको लगा कि वीपी सिंह की सरकार गिर सकती है, तो उन्होंने आनंद फानंद मंडल कमीशन लागू करके अपनी सरकार बचाने की कोशिश की। ये एक पॉलिटिकल मसला है। लेकिन जो बीपी मंडल साहब हैं वो खुद
जिस समुदाय से आते हैं, यादव समुदाय से, वो यादव समुदाय को उन्होंने आरक्षण दिया, जो कि सबसे मजबूत ओबीसी जो क्लासेस है उनमें है। कायदे से तो वो ओबीसी हैं ही नहीं, वो क्षत्रिय समाज का हिस्सा हैं, जो पुरानी व्यवस्था है, जो जाति नहीं, जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से यादव जो है वो चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज का है। भगवान कृष्ण के वंशज हैं ये लोग। ये न केवल शिक्षा में आगे हैं, जमीन में आगे हैं, बल्कि मैन पावर में भी सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। चूंकि मंडल साहब उसी जाति के थे, इसलिए उन्होंने इनको जो है आरक्षण का हिस्सा बनाया। और जो आरक्षण की सुविधा है वो सबसे ज़्यादा यही उपयोग कर रहे हैं। ओबीसी में बाकी जो जातियां हैं वो उनका हक ये यादव जैसी जो सशक्त जातियां हैं वो मार रहे हैं। और इसीलिए जब एक उत्तर प्रदेश में एक राजनाथ सिंह के ज़माने में एक कास्ट को लेकर के एक समिति बनी थी, उसमें बताया गया था कास्ट के लोगों की स्थिति। और इसीलिए अति पिछड़ा और दलितों में अति दलित का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन वो कितना ग्राउंड पर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बहुत डिबेटेबल है। और यही बात सुप्रिया सूले कह रही हैं कि जो लोग उपयोग कर चुके हैं और जो लोग एम्पावर्ड हो गए हैं, उनको अपने ही भाई बंधुओं के लिए जगह खाली करनी चाहिए। कोई नहीं कह रहा है कि आरक्षण हटा करके उसका अपर कास्ट को दिया जाए। वो लंबी प्रक्रिया है, उसको अगर 50 साल और इंतजार करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो एक और एस्पेक्ट है कि ये यादव लोगों के बीच में या दबंग ओबीसी क्लासेस के लिए हो गया। अब आते हैं शेड्यूल ट्राइब पर। पूरे देश में शेड्यूल ट्राइब भरे पड़े हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में तो बहुत छोटा वर्ग है, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट, उसके अलावा आसाम, तमिलनाडु और बहुत सारे इलाके हैं, गुजरात, महाराष्ट्र भरे पड़े हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी के गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की सूची देखिए तो उस सूची में सिर्फ एक जाति का नाम निकल करके आता है, वो मीणा। तो अगर जो शेड्यूल कास्ट हैं उसमें कुछ जातियों ने कब्जा कर रखा है, अपने ही भाई बंधुओं को स्पेस नहीं दे रहे हैं। अब अदर बैकवर्ड क्लासेस में किसी विशेष वर्ग ने कब्जा करके रखा है, जाति समुदाय ने, वो अपने ही भाई बंधुओं को जगह नहीं दे रहे हैं। तो तीसरी तरफ जो है वो शेड्यूल ट्राइब में मीना ने कब्जा करके रखा है, वो अपने ही बाकी शेड्यूल ट्राइब्स को स्पेस नहीं दे रहे हैं। सारे गवर्नमेंट जॉब में आप जितनी भी पोस्टिंग देखिए उसमें आपको मीना वर्ग ही नज़र आता है। इसलिए नज़र आता है कि वो कहीं से भी शेड्यूल ट्राइब के लायक नहीं है। उनके पास ज़मीन है, उनके पास शिक्षा है, उनके पास संसाधन है, और वो अपने ही शेड्यूल ट्राइब समुदाय का हक मार रहे हैं। तो अगर इसको रैशनलाइज करने की बात सुप्रिया सूले कर रही हैं तो इसमें गलत क्या है, कहाँ से गलत है? लेकिन इसको एक अपर कास्ट की साजिश या ब्राह्मणिकल कॉन्स्पिरेसी के रूप में देखिएगा, जो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के तहत भारत के नैरेटिव में फीड किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, पिछले 150-200 साल से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। और उसी जहर का हिस्सा है कि राहुल गांधी कास्ट इन्यूमरेशन की बात करते हैं, जबकि जब राजीव गांधी मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन पर पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है और उसका हिस्सा है ये भारत को बिखेरे। इंदिरा जी ने जातिगत आरक्षण का विरोध किया था, नेहरू ने बोला था कि ये जातिगत आरक्षण जो है या आरक्षण जो है वो इनकॉम्पिटेंस लोगों को मेन स्ट्रीमिंग करेगा, उनको बढ़ावा देगा। खैर, अब आते हैं और मसले पर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, जब वो गुजरात हाई कोर्ट के में जज थे तो उन्होंने बोला था कि ये जो रिजर्वेशन है ये समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाता है।
मंडल कमीशन के बाद या मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद समाज में कितनी कटुता आई, ये इसका उदाहरण मैं खुद हूँ, इसलिए कि मैं बहुत यंग हुआ करता था। मंडल कमीशन का विरोध प्रदर्शन देखा है और मंडल कमीशन में दोस्तों को जाति के नाम पर लड़ते देखा है और अलग होते देखा है। जिन लोगों की दांत काटी रोटी थी उनको अलग होते देखा है, सिर्फ इसके कारण। और मुश्किल ये है कि वो लोग जो अलग हुए, जो दोस्त, वो रिजर्वेशन का फ़ायदा भी नहीं उठा पाए, इसलिए कि रिजर्वेशन का फ़ायदा दबंग और मजबूत लोग जो कि अपर कास्ट के साथ कॉम्पीट करने में सक्षम हैं, वो उनको फ़ायदा हुआ। उसके बाद अब इसको अगर संवैधानिक रूप से बात करें तो आर्टिकल 10 का सबसेक्शन 1 कहता है कि आरक्षण को ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है कि ये 50% को एक्सीड नहीं कर सकता है। तो रिजर्वेशन इतना ही रखना होगा, इसी में उन लोगों को फ़ायदा होगा। इस बात से किसी को दिक्कत नहीं है कि रिजर्वेशन ख़त्म इतनी जल्दी किया जाए। ख़त्म होने की बात होती है, लेकिन हो। अब बात करते हैं जिसके कारण असली झगड़ा है। सबको ये लगता है कि रिजर्वेशन रहेगा तो सरकारी नौकरियां मिलेंगी, सरकारी नौकरियों से जो है उसकी सुविधाएं, गाड़ी, ड्राइवर, पीएफ और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, और काम चोरी, ऊपर की कमाई। ये सामान्य परसेप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग भ्रष्ट होते हैं और सारे लोग ऊपर की कमाई करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों के बारे में परसेप्शन यही है, सुविधाएं प्लस ऊपर की कमाई। अब कुल मिलाकर के 6% लोग सरकारी नौकरियों में हैं। मतलब अगर 1 करोड़ लोग हैं तो 6 लाख लोगों को नौकरी सरकारी मिलेगी। तो आप 140 करोड़ में जोड़ लीजिए कि कितने लोगों को नौकरी मिलने वाली है। अब इसका एक और एस्पेक्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है। सब ये बात करते हैं कि भारत जो है वो उसकी ग्रोथ या वो चाइना से बहुत मामले में पिछड़ गया है। चाइना और भारत जो है वो एक साथ लगभग मुक्ति पाए, स्वतंत्र जैसे हुए, और चाइना के डेवलपमेंट, उसकी 17 ट्रिलियन की इकॉनमी है और हम अभी लिम्प कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकॉनमी पर, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए एक ये कहा जाता है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी ने हमको नुकसान पहुंचाया है, और उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी में जुडिशियस ढंग से ना होना हमको नुकसान पहुंचाया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। क्यों महत्वपूर्ण कारण है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। अब एक मांग होने लगी है पॉलिटिकल फायदे के लिए कि भारत में प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट करेगा वो अपने इन्वेस्टमेंट पर क्यों ऐसे लोगों को जॉब देगा जिसको वो महसूस करता है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। और ये भी एक बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग भारत छोड़ करके बाहर जाने लगे। एक लंबी सूची है, लगभग 1 लाख के आसपास एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ पिछले कुछ दिनों में भारत छोड़ करके गए हैं। तो क्या ये लोग चाहते हैं कि जो इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो छोड़ करके जाएं? अब एक और बात समझ लेनी चाहिए। जो लोग ब्लाइंडली आरक्षण को सपोर्ट करते हैं, अगर भारत का एंटरप्रेन्योर, भारत का इंडस्ट्रियलिस्ट और भारत की जो ग्रोथ ट्राजेक्ट्री है, अगर वो किसी भी तरह से हॉल्ट होती है या रुकती है, तो जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो गवर्नमेंट सेक्टर का सैलरी हाइक या गवर्नमेंट सेक्टर की सैलरी बढ़ाने का जो एक बड़ा होता है कि वहाँ जाएंगे तो 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, 3 लाख सैलरी मिलेगी या लाख से ऊपर सैलरी मिलेगी, वो नहीं कर पाएगी। उसका मैं उदाहरण देता हूँ, आप ये समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश
कि सरकार को अपने लोगों को सैलरी देने का पैसा नहीं है, इसलिए कि वहाँ इन्वेस्टमेंट और बाकी सारी चीज़ों पर पैसे नहीं खर्च हुए। पंजाब की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है, तेलंगाना का वैसा ही हाल है। तो आप जब इकॉनमी और इन सब चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा तो आपको ये सारे संकट झेलने पड़ेंगे। डेवलपमेंट एक बड़ी समस्या है जो जिसका आरक्षण पर बहुत उल्टा असर पड़ता है। विषय बड़ा है, लेकिन हमारी यहाँ सीमितताएं हैं, हम इसको नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो सुप्रिया सूले की बात है वो सिर्फ इतनी है कि इसको रीविजिट करने की ज़रूरत है। रीविजिट करने की बात एक बार संघ प्रमुख ने भी कही थी, लेकिन चूंकि संघ प्रमुख हैं इसलिए उसको बहुत पॉलिटिसाइज करके ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसको बहुत गहनता से चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, और ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये देश के पक्ष में है। इस बात को सबको समझ लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।